गुलिस्तान न्यूज अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नजर। और अब पेश है खबरों की तफसील। तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर हादसे पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने लोकसभा और राज्यसभा में बयान जारी किया है, जिस दौरान उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस बिपिन रावत, उनकी अहलिया और सवार 14 लोगों में से 13 की मौत हुई है और तमाम के जसद खाकी को शाम तक दिल्ली लाया जाएगा और मरने वालों के साथ ही मरने वालों के अहले खाना के साथ वजीर दिफा ने ताज़ियत का भी इजहार किया है। आज मैं बड़े दुख और भारी मन से 8 दिसंबर 2021 की दोपहर में हुई मिलिट्री हेलीकॉप्टर, जिसमें भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एवं 12 अन्य सवार थे, की दुर्घटना के दुर्भाग्यपूर्ण समाचार से अवगत कराने के लिए आप सबके बीच खड़ा हुआ हूं। जनरल बिपिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के स्टूडेंट ऑफिसर से इंटरेक्ट करने के लिए अपने एक शेड्यूल्ड विजिट पर थे। एयरफोर्स के MI-17V5 हेलीकॉप्टर ने कल 11:48 पर सुलूर एयरबेस से अपनी उड़ान भरी, जिसे 12:15 पर वेलिंगटन में लैंड करना था। सुलूर एयरबेस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग 12:08 पर हेलीकॉप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया। बाद में कुनूर के पास जंगल में कुछ स्थानीय लोगों ने आग लगी हुई देखी। जब वे भागकर उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने मिलिट्री हेलीकॉप्टर के अवशेष को आग की लपटों से घिरा हुआ देखा। स्थानीय प्रशासन से एक बचाव दल उस जगह पर पहुंच गया। उन्होंने क्रैश साइट से सर्वाइवर्स को रिकवर करने का भी प्रयास किया। उस अवशेष से जितने भी लोगों को निकाला जा सका, उन सबको यथाशीघ्र वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। जिन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई उनमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती बदुल्का रावत, उनके रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह और एयर फोर्स हेलीकॉप्टर क्रू समेत आर्म्ड फोर्सेस के अन्य 9 लोग शामिल हैं। उनके नाम हैं विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर वारंट ऑफिसर अरक्कल प्रदीप, हरविंदर सतपाल राय, नायक गुरुसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा। सभी पार्थिव शरीर को आज शाम तक इंडियन एयरफोर्स प्लेन से दिल्ली लाया जाएगा। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर हैं और उन्हें बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एयर चीफ मार्शल श्री VR चौधरी को घटनास्थल पर दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर कल ही भेज दिया गया है। उन्होंने घटनास्थल एवं वेलिंगटन हॉस्पिटल जाकर स्थिति का जायजा लिया। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक क्राइसिस सर्विस इंक्वायरी के भी आदेश दे दिए गए हैं। इंक्वायरी टीम
कि ऑफिसर्स ने कल ही वेलिंगटन पहुंचकर अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अंतिम संस्कार फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ किया जाएगा और अन्य सभी मिलिट्री पर्सनल का अंतिम संस्कार भी एप्रोप्रिएट मिलिट्री ऑनर के साथ किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं देश की ओर से सभी दिवंगत लोगों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक होने वाले मुल्क के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत का जसीद खाकी आज शाम दिल्ली लाया जाएगा, जबकि जुम्मा को उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएगी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी अहलिया की आखिरी रसूमात जुम्मा को दिल्ली कंटोनमेंट में किए जाने का मंसूबा है। जराये का कहना है कि उनका जसीद खाकी आज ही एक फौजी तैयारी में दिल्ली लाया जाएगा। सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी अहलिया का जसीद खाकी जुम्मा को उनके घर लाया जाएगा और सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आखिरी लोगों के लिए दीदार के लिए रखा जाएगा, जिसके बाद ही कामराज मार्ग से दिल्ली कंटोनमेंट के ब्राड सुकैर शमशान में आखिरी रसूमात अंजाम दी जाएगी। वाज़ेह है कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत वेलिंगटन में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज के स्टाफ कोर्स के फैकल्टी और तालिब इल्म अफसरान से खिताब करने के लिए जा रहे थे जब उनका हेलीकॉप्टर जिला नीलगिरी में कुंवर के करीब गिरकर तबाह हो गया। बिपिन रावत की हादसे में मौत के बाद रूस, नेपाल, पाकिस्तान, अमेरिका समेत मुख्तलिफ ममालिक ने उन्हें खराज अकीदत पेश किया है और बिपिन रावत को निडर और दूरअंदेश जनरल बताया है। Condolences to the Rawat family, the Indian military, and the people of India after the tragic death of India's Chief of Defense Staff General Rawat in a helicopter crash. He left an indelible mark on the course of the U.S.-India defense partnership and was at the center of the Indian Armed Forces transformation into a more jointly integrated warfighting organization. The Secretary had the privilege of meeting with him earlier this year and I really came to view him as a valued partner and a friend of the United States. Our thoughts and prayers are with the entire Rawat family as they lost other family members in this crash, and of course the families of all the victims of this terrible incident were. इधर आज सुबह आईएएफ के सरबराह एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी तमिलनाडु के नीलगिरी जिला में कुंवर के करीब हेलीकॉप्टर हादसे के मकाम पर पहुंचे। मौके पर उनके हमरा तमिलनाडु के डीजीपी और दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। याद रहे कि गुज़श्ता रोज तमिलनाडु के कुंवर नीलगिरी इलाके में भारतीय फिजाई का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया था, जिसमें सीडीएस, उनकी अहलिया और 13 अफराद जाम बाक हुए, जबकि एक जख्मी जो कि अस्पताल में जेर इलाज है। हेलीकॉप्टर हादसे के मकाम पर पहुंची टीम को ब्लैक बॉक्स भी मिला है। ब्लैक बॉक्स ना? यस। तमिलनाडु के कुंवर में फौजी हेलीकॉप्टर हादसे में मरने वालों की लाशों को आज नीलगिरी जिला के वेलिंगटन के मिलिट्री अस्पताल से मद्रास रेजिमेंटल सेंटर लाया गया, जहां उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया, जिसमें फौज और इंतजामी के आला अफसरान मौजूद थे। खराज अकीदत पेश करने के बाद सभी जांबाक अफराद को बाद में दिल्ली लाया जाएगा, जहां से उन्हें फौजी एजाज के साथ अपने अपने इलाके की ओर रवाना किया जाएगा। कल देने वाला पूरे देश को वेलिंगटन से ये तस्वीर। शाम में कीमियावी हथियारों के इस्तेमाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मुस्तकिल मिशन के काउंसलर ने कहा है कि हिंदुस्तान किसी भी, कहीं भी, किसी भी वक्त और किसी भी हालत में कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल के खिलाफ है और मुसलसल इस बात को बरकरार रखा है कि कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल की किसी को तहकीकात को गैर जानिबदाराना, काबिल एतमाद और बामकसद होना चाहिए। Is against the use of chemical weapons by anybody, anywhere, at any time and under any circumstances. We have consistently maintained that any investigation into the use of chemical weapons must be impartial, credible and objective, following scrupulously the provisions and procedures embedded in the Convention, and in conformity with the delicate balance of power
and responsibility enshrined in it to establish facts and reach evidence-based conclusions. As a member of this council, India has been repeatedly cautioning against the possibility of terrorist entities and individuals gaining access to chemical weapons, including entities in the region. The latest reports of UNITAD have also brought out these connections. These linkages are a cause for concern and need to be acted upon. Lastly, Mr. President, we believe that technical issues such as Syria's chemical weapons file need to be dealt with in an objective manner. Progress on these matters could potentially help the political track move. महकमे मौसमियात ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 15 दिसंबर तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान जाहिर करते हुए कहा कि खुश्क मौसम के दौरान आइंदा दिनों में शबाना दर्ज हरारत में शदीद गिरावट आने की तवक्का है। महकमे के मुताबिक 8 और 9 दिसंबर के दौरान जोजिला और द्रास के इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। अलबत्ता मौसम बुनियादी तौर पर 15 दिसंबर तक खुश्क रहेगा। उन्होंने कहा कि खुश्क मौसम में अक्सर व बेशतर शबाना दर्ज हरारत में दिसंबर के महीने में शदीद गिरावट देखने को मिलती है और तवक्का है कि आने वाले दिनों में रातें मजीद ठंडी होनी शुरू होंगी। मजीद तफसीलात दे रहे हैं श्रीनगर से इरफान फाजिल। कश्मीर के मौसम को लेकर बात करें तो लगातार जी हां सर्द तरीन रातें मगर दिन भर काफी ज्यादा धूप दिखाई देती है, यानी कह सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी गर्मी दिन भर जरूर रहती है, क्योंकि मौसम महकमात ने जिस तरीके से प्रेडिक्शंस की है कि अगले जी हां 14 से लेकर 15 तारीख तक मौसम ड्राई रहेगा, खुश्क रहेगा और साथ ही साथ सर्दी में भी इजाफा होगा। तो हम देख रहे हैं कि सुबह शाम काफी ज्यादा घना कोहरा रहता है और रात भर काफी ज्यादा ठंड भी रहती है। साथ ही साथ लोगों ने गरम गरम मलबूसात कांगड़ी कोयले का इस्तेमाल भी लगातार हो रहा है और ये भी सुनने में आया है कि 15 तारीख को स्केटर्ड प्लेसेस पर हल्की हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। फिलहाल मौसमी महकमात की प्रेडिक्शंस वादी कश्मीर में ठंड और ठंड के साथ साथ काफी ज्यादा जी हां इजाफा रात भर भी देखा जाता है, जबकि दिन भर धूप भी रहती है। अब देखने वाली बात जरूर होगी कि 15 तारीख के बाद मौसम क्या और भी खुशगवार रहता है या बारिश और बर्फबारी के भी इम्कानात लगाए जा सकते हैं। गुलिस्तान न्यूज के लिए सईद इरफान फाजिल, श्रीनगर, कश्मीर। जिला पुंछ की तहसील मंडी के गुलाम गनाई मेमोरियल सब जिला अस्पताल की ओपीडी की इमारत गुज़श्ता 2 सालों से तशने तकमील है, जिसकी वजह से अस्पताल अमले के साथ साथ मरीजों को भी सख्त परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल की इमारत के बिल्कुल सामने ओपीडी की इमारत तामीर की जा रही है, जिसका काम अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है। लोगों ने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि अगर अस्पताल जैसी बुनियादी सहूलियात में इस कदर ताखीर हो सकती हैं तो दीगर तरक्याती कामों का क्या हाल होगा। उन्होंने अब एलजी इंतजामिया से अपील की है कि इसमें जाती मुदाखलत की जाए ताकि इसे जल्द मुकम्मल किया जाए और लोगों को राहत मिल सके। 2 साल पहले इस बिल्डिंग का लेंटर पड़ा था, उसके बाद यहाँ पर कोई तामीराती काम इस बिल्डिंग का नहीं हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर जो स्टाफ है और आवाम है उसको काफ़ी परेशानी पेश आ रही है। हालांकि ये सब अस्पताल है, ये 1 लाख आबादी पर के ऊपर इसका पूरा बोझ है इस बिल्डिंग पर, लेकिन यहाँ पर कोविड जो सेंटर बने हैं उसमें भी डॉक्टरों को काफ़ी परेशानी हो रही है। ओपीडी की वजह से ये जो नहीं बनी है, जो मुतलका ठेकेदार है उसने कहा था कि मेरी अभी लाइबिलिटी है, लेकिन पता नहीं उसको लाइबिलिटी मिली या न मिली। इस बारे में गवर्नमेंट इंतजामिया से मैं अपील करना चाहता हूं कि फौरी तौर पर इसका जो 1 करोड़ कुछ रुपया सैंक्शन हुआ था, यहाँ पर पूरी तहकीकात की जाए और इसका फौरी तौर पर काम लगाकर मुकम्मल इस बिल्डिंग को मुकम्मल किया जाए। जो पहली बिल्डिंग थी मरहूम ख्वाजा गुलाम अहमद गनई की देन थी, वो उस वक़्त वो मंत्री थे और रियासत में एक माहौल था, हुकूमत थी। और आज जैसे कि आप जानते हैं 2 साल से कोई भी जो सियासी ढांचा नहीं है, जिसकी वजह से हम महसूस करते हैं कि ये जो अधूरे काम है इनमें जो है वो देरी हो रही है। आप देख सकते हैं इस वक्त डॉक्टर जो है वो वार्डों में बैठे हुए हैं। यहाँ कोविड के हवाले से भी इसको पार्ट किया गया है, जो आम मरीज हैं वो सफ़र कर रहे हैं। तो इसमें हम गुजारिश ही कर सकते हैं कि हम डीसी साहब से, एलजी साहब से, एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि खुदारा इस हॉस्पिटल की तरफ ध्यान दिया जाए और ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है आपके सामने है, इसको
तैयार किया जाए ताकि यहाँ की आवाम को सहूलियत हो सके। कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने वाली बड़ी दवासाज कंपनियों बायोएनटेक और फाइजर ने कहा है कि कोरोना वायरस की 3 खुराकें ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ मुयस्सर होगी। जर्मन और अमेरिका दवासाज कंपनी बायोएनटेक और फाइजर ने कहा है कि वैक्सीन की 2 खुराकें ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ मुयस्सर न हो ताहम तीसरी खुराक मुयस्सर हो सकती है। इब्तिदाई तहकीक के मुताबिक वैक्सीन शुदा अफराद के खून के सिरम से जाहिर हुआ है कि तीसरी खुराक ने भी ओमिक्रॉन के खिलाफ इतनी ही एंटीबॉडीज पैदा की जितनी इब्तिदाई वेरिएंट के खिलाफ दूसरी खुराक ने पैदा की थी। लेबॉर्ट्री में की जाने वाली इस तहकीक के लिए 20 के करीब ऐसे अफराद के खून के नमूने लिए गए थे जिनको वैक्सीन की 2 खुराकें लग चुकी थी। ताहम इस तहकीक के नताइज का दीगर साइंसदानों ने फिलहाल जायजा नहीं लिया है। वायरोलॉजिस्ट एंजेला रामोस ने तहकीक के नताइज से मुतल्लिक कहा है कि उन्हें अभी मोहतात रहना पड़ेगा और इंतजार करना होगा ताहम बूस्टर डोज से यकीनन ओमिक्रॉन वेरिएंट को कमजोर होने में मदद मिलेगी। अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी इदारे सेहत के सरबराह टेड्रोस अदहानम ने गुज़श्ता रोज कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना वायरस के पिछली किस्मों के मुकाबले में ज्यादा मुअत्तदी है और वैक्सीन शुदा अफराद के लिए भी खतरनाक हो सकता है या जिनको कोरोना वायरस हो चुका है। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि इब्तिदाई अलामात से जाहिर होता है कि ओमिक्रॉन से मुतासरा शख्स शदीद बीमारी में मुब्तला नहीं होता। अगर इब्तिदाई तहकीक से ओमिक्रॉन वेरिएंट के कम शदीद होने की तस्दीक होती भी है लेकिन ये डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले में ज्यादा तेजी से फैलता है, जिसका मतलब है कि यह ज्यादा अफराद को बीमार करने की सलाहियत रखता है। दवासाज कंपनी बायोएनटेक के सरबराह ओग्रन साहन ने कहा है कि सर्दियों में वायरस का मुकाबला करने का सही तरीका यही है कि वैक्सीन की दूसरी और तीसरी खुराक में कम से कम वक्फा रखा जाए। बायोएनटेक ने कहा है कि ओमिक्रॉन का मुकाबला करने के लिए मखसूस वैक्सीन मार्च तक तैयार हो जाएगी, ताहम इसके लिए रेगुलेटरी इदारों की जानिब से मंजूरी की जरूरत है। Might be particularly important in individuals who do not have sufficient antibody and T cell levels to rapidly respond to a virus infection and thereby reduce the severity of a potential disease. So what we are going to present today are laboratory in vitro pseudovirus neutralization assays. These assays are performed to evaluate the effectiveness of the BNT162b2 vaccines against the Omicron variant. So we started to set up these assays directly after the declaration of the Omicron variant, and we have tested now sera from individuals who received 2 doses of the BNT162b2 vaccine or 3 doses of the BNT162 vaccine, the 3rd dose also known as a booster dose. In total, we tested about 19 to 20 sera, so this is a preliminary assay with a small to middle-sized sample collection, and the samples were collected from individuals 3 weeks after receiving the 2nd dose or 1 month after receiving the 3rd dose of the Pfizer-BioNTech vaccine. Each serum was tested for neutralizing antibodies against the wild-type SARS-CoV-2 spike protein from the ancestral strain, as well against pseudovirus carrying the
Omicron spike variant. The results that we are going to show today are preliminary. And we continue to assess more samples, including samples from later time points. And it is important to evaluate this type of information together with real-world effectiveness data. Only in combination we will understand the relevance of this data and potential protection against Omicron-mediated disease and severe disease. Neutralize the Omicron variant, whereas 2 doses show significantly of this new variant. Our data also indicates that the third dose of our vaccine increases the neutralization antibody titers against the Omicron variant by 25-fold as compared to 2 doses of our vaccine, and these titers which we observe after the third vaccination against the Omicron variant are comparable with the titers we observed after the second vaccination with our vaccine against the wild type variant. And as you know, those titers have been associated with high levels of protection by our phase 3 study. Then third, due to the presence of B and T cell memory in vaccinated individuals, and as 80%, meaning the vast majority of epitopes in the spike protein recognized by CD8 T cells are not affected by the new mutations in the Omicron variant, we expect that 2 doses of our vaccine may still induce protection against severe disease with the Omicron variant. These results are preliminary. We continue together with our partner Pfizer to collect more laboratory data and importantly also to evaluate real-world effectiveness data to assess protection against the Omicron variant and to inform the most. नाज़रीन, इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्ताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।